नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग वर्धन वंश के बारे में बात कर रहे हैं और वर्धन वंश के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट पर हम लोग परिचर्चा कर चुके हैं। आज पार्ट सेकंड के अंतर्गत हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्धन वंश का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक होता है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने वर्धन वंश की पृष्ठभूमि पर चर्चा कर ली है। कल की क्लास में हम लोग वर्धन वंश के अन्य उन शासकों पर बात कर ली है जो हर्षवर्धन से पहले हैं। तो आइए हर्षवर्धन से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को अपने हम लोग आगे बढ़ाएं तो उससे पहले उन सभी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से आप सभी के बीच में वंस अगेन वेलकम टू शशांक आईएएस, और अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस यहाँ पर स्वागत करता है। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, यानी डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और कई सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन से आप जुड़ें। चलिए आज हम लोग क्लास की बात करेंगे, बहुत अधिक जो है अन्य बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, तो सीधे अपनी क्लास पर चलते हैं। हर्षवर्धन के बारे में बात करने से पहले पुनः एक बार मैं आपको यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि हर्षवर्धन से पहले ऐसे कौन कौन से शासक हुए जो वर्धन वंश में थे। देखिए, वर्धन वंश में सबसे पहला अगर शासक देखा जाए या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। कल इस बात पर हम लोगों ने परिचर्चा कर ली। और इसी पुष्यभूति वंश में पहला जो एक शासन सत्ता में शासक बन करके उभरा वह नरवर्धन। उसके बाद राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, उसका पुत्र प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक हुआ। कल तक हम लोगों ने बात की थी। कहा जाता है कि प्रभाकर वर्धन का विवाह यशोमती के साथ हुआ और यशोमती से 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। 2 पुत्र जिनमें राज्यवर्धन द्वितीय बड़ा पुत्र था, हर्षवर्धन उसका छोटा भाई, और राज्यश्री पुत्री के रूप में। और इसी राजश्री का विवाह जो है आप सभी को पता है कि मौखरी राजवंश के शासक गृहवर्मा के साथ हुई थी। तो यहाँ तक की कहानी हमने आपको बताया और इससे आगे चल करके और भी कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने परिचर्चा की थी। अब आपको देखना है कि हर्षवर्धन जब 606 ईस्वी में शासक बनेगा और 647 ईस्वी के मध्य क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर आइए हम बात करते हैं। आप यहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन को देख रहे हैं, जो कि प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। यहाँ पर मैं इस बात को लिख दूं, प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट। तो प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो है वह हर्षवर्धन को माना जाता है। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार आप यहां पर देख पा रहे हैं, यह हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार है। और इन पॉइंट्स को जो आप देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार रहा और इतने राज्यों पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद हर्षवर्धन को जो है शकलोत्तरापथनाथ के रूप में ह्वेनसांग अभिहित करता है। खैर, आज कई सारे छोटे छोटे बिंदुओं पर भी परिचर्चा करेंगे। चलिए हम वहां पर बात करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कल भी मैंने दिया था और आज भी यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक का शासनकाल वर्धन वंश में हर्षवर्धन का देखा जाता है। जन्म 591 ईस्वी में लगभग हुआ। वंश पुष्यभूति वंश, पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, उपनाम शिलादित्य। हर्ष स्वयं को महाराज के स्थान पर कुमार कहलाता अपने आप को। भाई राज्यवर्धन, बहन राजश्री। इसके बाद हर्षवर्धन ने अपने दरबार में कादंबरी और हर्षचरित्र के रचयिता बाणभट्ट, सुभाषित वली के रचयिता को और इसके अलावा ह्वेनसांग, इन सभी को आश्रय दिया था। इन सब पर कल हम लोगों ने परिचर्चा कर ली थी, आज हम आगे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस पर भी बात कर ले। उसके बाद चीनी स्रोतों में हर्ष को मगध राज कहा गया है। यह भी कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न के रूप में बना है। कहा जाता है कि राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। राजा बनते ही उसने शशांक तथा देवगुप्त से बदला लेने की प्रतिज्ञा की और कन्नौज में अपनी बहन की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। रास्ते में उसे हंसवे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत मिला, जिसने हर्ष से मित्रता का प्रस्ताव रखा। कल हमने बताया था कि क्या कारण था और हर्ष ने उसकी मित्रता को स्वीकार कर लिया। और एक फैक्ट और कल हमने बात की थी कि आगे बढ़ने पर उसे जो है आप यहाँ पर देखेंगे भंडी जो
से सूचना मिलती है कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल पर्वत पर सती होने के लिए चली गई। यानी कि जो सामान्य सी बातें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कल हम लोगों ने विस्तार से पर चर्चा कर ली थी। यानी कि वर्धन वंश के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने विस्तार से पर चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे कल की बात कहानी से आगे। देखिए, कहा जाता है कि हर्षवर्धन जब अपने भाई की हत्या करने वाले उस व्यक्ति को, जिसने उसके भाई की हत्या की थी, यानी कि गौड़ नरेश शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या करने के लिए, उन्हें पराजित करने के लिए जब आगे वह बढ़ता है, तो कहा जाता है कि उसे सूचना मिलती है कि उसकी बहन जो राजश्री थी, जिसको कैद कर लिया गया था, देवगुप्त ने कैद कर लिया था, कहा जाता है कि वह उस कैद से यानी कन्नौज के उस जेल से निकल करके और विंध्याचल के जंगलों की ओर चली जाती है। और कहा जाता है कि वह सती होने के लिए आगे बढ़ रही होती है। सती का मतलब यहाँ पर सती नहीं कह सकते हैं, चिता को, क्योंकि सती तो पति की चिता के साथ होना होता है, बट यहाँ पर पति की मृत्यु हो चुकी है। वह अपने आप को जो है चिता में समर्पित करने जा रही थी। तभी आप देखेंगे कि ये कहानी आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से हर्ष जो है अपने बहन जो है राजश्री को बचा लेता है। जैसे ही वो चिता में अपने आप को समर्पित करने जा रही थी, वैसे ही उसको बचा लेता है। और अब वह कन्नौज के शासक, क्षमा चाहूँगा, अब वह जो है देवगुप्त या फिर बंगाल नरेश शशांक की तरफ आगे ना बढ़ करके पहले वापस आता है और शासन सत्ता में अपने बहन को केंद्र बिंदु में रखता है और खुद स्थानेश्वर से। लेकिन कहा जाता है कि बहन के आग्रह पर हर्षवर्धन जो है कन्नौज को भी कहीं न कहीं अपने सत्ता नियंत्रण में रख लेता है। इस तरह से राजधानी की अगर हम बात करें तो वर्धन वंश की राजधानी पहले स्थानेश्वर थी, लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने क्या किया, कन्नौज को अपनी दूसरी और प्रमुख राजधानी के रूप में बनाया। तो इस तरह से स्थानेश्वर का विस्तार हो जाता है और कन्नौज हर्षवर्धन के अंतर्गत आ जाता है। अब यहां से हर्षवर्धन आगे की तरफ कार्य करेगा। एक प्रश्न यह बनता है कि क्या हर्षवर्धन अपने समय काल में बंगाल के शासक शशांक को पराजित कर पाया था? कई महत्वपूर्ण बातें हैं कि क्या हर्षवर्धन अपने जीवन काल में, समय काल में बंगाल के शासक शशांक को पराजित कर पाया था, और पराजित किया तो कैसे, और नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाया? ये सब भविष्य की बातें हैं, लेकिन कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। भविष्य की बातों का मतलब कि आज की क्लास में, अभी आने वाले समय में। खैर चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर देते हुए चलते हैं, फिर उन बातों को भी लिंक करते हुए। हर्ष शिव का उपासक था। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक हर्ष ह्वेनसांग के संपर्क में नहीं आया था, या यूं कहिए कि ह्वेनसांग के संपर्क में आने के बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है, लेकिन उससे पहले शैव धर्म को मानता था। तो कई बार यह प्रश्न बनता है कि हर्षवर्धन किस धर्म का उपासक था। तो मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन शैव धर्म का उपासक था, भगवान शंकर की पूजा आराधना करता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म की ओर दीक्षा ली और बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुआ। आप देखेंगे कि प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात, यानी कि हर 5वें वर्ष, हर्ष जो है निर्धन तथा अभावग्रस्त लोगों को, ठीक है, प्रयाग में होने वाली माघ मेले के अवसर पर लोगों को दान देता था। यानी कि प्रयाग महोत्सव कराता था और लोगों को दान देता था। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के बारे में कि एक बार हर्षवर्धन ने अपना सब कुछ दान दे दिया था, यहां तक कि उसके शरीर पर जो उसके अंग पर वस्त्र थे उसको भी दान दे दिया था। तो इस प्रकार यह बहुत दानी था शिलादित्य। इसके अलावा हर्ष ने नालंदा में कांसे का एक, यहां पर आप देखेंगे, इस पॉइंट को यहां पर थोड़ा सा हम लोग नहीं देखेंगे। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करेंगे, जो कुमारगुप्त के समय बना था, लेकिन हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग वहां पर आकर शिक्षा प्राप्त करता है। आगे देखिए, हर्षवर्धन के द्वारा जो मुद्राएं प्रचलित की गई उसको आप यहां पर देखें। हर्षवर्धन के द्वारा 2 मुद्राएं, एक तो नालंदा और सोनीपत, दो मुद्राओं मतलब 2 जगह से प्राप्त मुद्राएं, 2 जगह से प्राप्त मुद्राएं। कि हर्षवर्धन की जो मुद्राएं हैं वह नालंदा और सोनीपत से प्राप्त हो रही हैं। और आप यहां पर देखेंगे कि तांबे की मुद्रा है जिस पर श्री हर्ष नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? श्री हर्ष नाम लिखा हुआ है। और दूसरा जो है, दूसरी तरफ शिववाहन नंदी का अंकन है। तो शिववाहन नंदी का अंकन, ये जो मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं, इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन शैव धर्म को भी मानता था, हालांकि बाद में वह बौद्ध धर्म की तरफ दीक्षित होता है। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे चलते हैं। कहा जाता है कि ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट
एक संघाराम में स्थापित किया था। कई बार आपकी परीक्षा में यह भी प्रश्न बनता है कि ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कहां पर, कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया। इसके अलावा नेपाल में हर्ष संवत 606 ईस्वी के प्रचलन के आधार पर कुछ विद्वानों का कहना है कि हर्ष का नेपाल पर भी अधिकार था, क्योंकि नेपाल में एक संवत प्रचलित है, हर्ष संवत, जब वो शासक बनता है 606 ईस्वी में। कहा जाता है कि इस संवत के आधार पर कि अगर नेपाल में हर्ष संवत प्रचलित है तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि जो है हर्ष का नेपाल पर भी अधिकार था। इसके अलावा हर्ष ने उत्तरी उड़ीसा, दक्षिणी उड़ीसा, ठीक है, कलिंग, इन सब पर भी विजय प्राप्त की थी। और कहा जाता है कि इन विजयों के पश्चात हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने सकलोत्तरापथनाथ की उपाधि धारण की। लेकिन यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि हर्ष बंगाल पर विजय प्राप्त कर पाया था कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि जब तक बंगाल का शासक शशांक जिंदा रहा तब तक हर्ष जो है उसे पराजित नहीं कर पाया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आता भी है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन अपने समय काल के दौरान उत्तर भारत के लगभग समूचे राज्य पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बंगाल उसके अधिकार क्षेत्र में कभी नहीं रहा का मतलब कि तब तक नहीं रहा जब तक जो है शशांक जिंदा रहा, और उसके बाद फिर बंगाल पर उसका नियंत्रण स्थापित हुआ। हर्षवर्धन का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है दक्षिण भारत की तरफ जब वो बढ़ता है, और उसके बारे में आपको बस बता रहा हूं, पहले यहां पर इस पॉइंट को देख लीजिए। कहा जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई, क्योंकि वह निसंतान था, इसीलिए मृत्यु के पश्चात पुष्यभूत वंश का अंत हो गया। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु से पहले हर्षवर्धन की उस महत्वाकांक्षा को विराम तब लगता है जब वो दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़ता है। कहानी कुछ इस प्रकार की है, मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट में पुलकेशिन द्वितीय के नाम का उल्लेख है। मैं भी फर्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ूंगा, पहले सेकंड पॉइंट को। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक होता है। उसकी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर जिले में वादामी होती है। तो दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार की है, जिस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन अपनी शासन सत्ता को मजबूत करता है और सकलोत्तरापद की उपाधि धारण करता है, समूचे उत्तर भारत को कहीं अपने नियंत्रण में देता है, ठीक उसी तरीके से दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय जो होता है वह दक्षिण में अपनी विजय पताका को लहराता है। जिस कदर हर्षवर्धन साम्राज्य विस्तार हेतु दक्षिण की तरफ बढ़ता है, उसी तरह से पुलकेशिन द्वितीय भी अपने साम्राज्य विस्तार हेतु जो है उत्तर की तरफ बढ़ता है। और कहा जाता है कि एक समय के बाद हर्षवर्धन अपनी सेनाओं के साथ जब आगे बढ़ रहा था, तब नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में आमना सामना हुआ। प्रश्न ये उठता है कि क्या हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था? तो इस घटना के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, दरअसल पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी कवि है। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि है, दरबारी कवि। उस दरबारी कवि का नाम है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, और रवि कीर्ति का एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। तो रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख है। इसी अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच आमना सामना जो है नर्मदा नदी के तट पर हुआ। अब प्रश्न ये है कि इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध हुआ कि नहीं हुआ इस बात को कहना बड़ा कठिन है, लेकिन रवि कीर्ति ऐहोल अभिलेख में दो बातों का उल्लेख किया कि हर्षवर्धन पराजित हुआ और हर्षवर्धन की सेना नर्मदा नदी को पार नहीं कर पाई। देखिए पराजित हुआ कि नहीं हुआ इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बात में सत्यता है कि हर्षवर्धन की सेना नर्मदा से आगे नहीं बढ़ पाई। तो कहीं न कहीं कुछ इतिहासकार इस बात को लेकर के आशान्वित होते हैं या फिर अपने विचार व्यक्त करते हैं कि अगर हर्षवर्धन की सेना नर्मदा नदी से आगे नहीं बढ़ पाई तो इसका मतलब ये हुआ कि वह पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुई होगी। खैर जो भी हो, उसके साम्राज्य विस्तार में यहाँ विराम लगता है और हर्षवर्धन नर्मदा से आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस तरीके से नर्मदा के ठीक उत्तर का जो भाग होता है वह हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार राज्य के अंतर्गत आता है और दक्षिण में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। इसके अलावा सबसे ऊपर आप देखेंगे भास्कर वर्मा, तो ये कामरूप का शासक और ये वर्मन वंश का शासक होता है, ठीक है, और कामरूप का। इसके बारे में कहा जाता है
कि हर्षवर्धन के साथ इसने जो है मित्रता स्थापित की और हर्षवर्धन ने इसके साम्राज्य को जो है एक मित्रवत साम्राज्य के रूप में देखा, उस पर नियंत्रण नहीं किया। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे गौड़ शासक शशांक की अगर मैं बात करूं तो देखिए इनकी राजधानी कर्णसुवर्ण थी, ठीक है, शैव उपासक थे और बोध वृक्ष को इन्होंने कटवा दिया था। कई बार ये प्रश्न आता है कि गया के बोध वृक्ष को किसने कटवाया था, तो शशांक ने कटवाया था। अब यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हर्षवर्धन शशांक को पराजित कर पाया था, तो आप समझेंगे जब तक बंगाल नरेश शशांक जीवित रहा तब तक हर्षवर्धन बंगाल पर अधिकार नहीं कर पाया था। इसका मतलब कि वह शशांक को पराजित नहीं कर पाया होगा। जब इसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही हर्ष का जो है अधिकार होता है बंगाल पर। आगे की बात, ध्रुवसेन द्वितीय के साथ यह वल्लभी का शासक था, यानी कि गुजरात में हर्ष द्वारा पराजित, बट बाद में हर्ष का दामाद बना। हर्ष की एक पुत्री थी, हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय के साथ जो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और कहीं न कहीं वल्लभी के साथ भी उसकी मित्रता को देखा सकता है। तो इस तरह से जिस समय हर्षवर्धन का शासनकाल होता है उस समय हमने इन महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में आपसे बात किया था कि भास्कर वर्मा, इसके साथ साथ आप देखेंगे मौखरी नरेश के बारे में, फिर मैत्रक वल्लभी, तो आप देखेंगे वल्लभी वंश में ध्रुवसेन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद कन्नौज को अपने नियंत्रण में तो लेता ही है कि बहनोई की हत्या के बाद फिर कन्नौज की शासन सत्ता को चलाने के लिए, और पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो युद्ध होता है उसका विशेष रूप से एग्जाम में आपसे प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पर शशांक के बारे में इस बात को ध्यान दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा नोट में कि जब तक यह जिंदा रहा तब तक हर्ष का बंगाल पर अधिकार नहीं हुआ। बंगाल पर अधिकार नहीं हुआ। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण बात। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में एक यात्री भारत आया, एक चाइनीज यात्री। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग से लगातार प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। आइए ह्वेनसांग के बारे में यहां पर कुछ बातें दी हुई हैं, पहले उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद कुछ एक पॉइंट्स यहां पर मैं आपको बताऊंगा। हर्षवर्धन के समय में विख्यात चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 630 ईस्वी में वह भारत आया था। भारत 16 वर्ष तक रहा और 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। यह वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसको आगे चल करके बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और जिसको कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहा जाता है कि ह्वेनसांग सिल्क मार्ग से भारत में हिंदुकश पर्वत पार कर सर्वप्रथम कपिसा पहुंचा था। ह्वेनसांग को दुर्गा की बलि देने के कारण डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। एक बार कहा जाता है कि ह्वेनसांग आ रहा था और कुछ डाकुओं ने इसका अपहरण कर लिया क्योंकि उनको बलि देना था दुर्गा जी को, बट ह्वेनसांग जैसे तैसे बच गया। कहा जाता है कि चीन लौटकर उसने पाश्चात्य संसार के लेख शी नामक पुस्तक की रचना की, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज यानी कि विशेष करके हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में वह कई महत्वपूर्ण बातों को कहता है। आप देखेंगे कि वह हर्षवर्धन को शिलादित्य कहता है और जबकि भारत को ब्राह्मणों का देश कहता है। और एक बार और हम आपको बता दें, भारत को ब्राह्मणों का देश कहता है, लेकिन हर्षवर्धन के बारे में अगर बताया जाए तो यह हर्षवर्धन को जो है वैश्य कुल से मानता है, वैश्य जाति से। तो यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि हर्षवर्धन को वैश्य जाति से हर्षवर्धन की तुलना करता है, लेकिन यह भारत को ब्राह्मणों का देश कहता है और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी अभिहित करता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में और भी कई सारी बातें हैं, पहले यहां पर आप देख लें। कहा जाता है कि हर्ष को उसने फीसे या वैश्य जाति से बताया। देखिए अभी हमने आपसे बात की, हर्ष को उसने शिलादित्य के नाम से संबोधित किया। यह भी कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। देखिए उत्तर मतलब गुप्त से यहाँ से जो क्लासेस हो रही हैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ही प्राप्त करना होता है। हर्ष के समय के सामंतों की कई श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि उसके समय में कई सामंती श्रेणियां हुआ करती थी। इसके साथ ही साथ उसने सिंध व मतिपुर के राजाओं को शूद्र बताया, यानी कि शूद्र कहा। उसने शूद्रों को कृषक कहा। अब प्रश्न यह बनता है कि ह्वेनसांग
कृषक वर्ग को किस रूप में अभिहित किया? तो शूद्र रूप में। उसके समय में नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र थे। ये भी कई बार पूछा गया है कि जिस समय ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य कौन थे, कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। कई बार ये प्रश्न बनता है। ह्वेनसांग के अनुसार जब ह्वेनसांग भारत में था तो सिंचाई में एक यंत्र लगता था, घंटी नुमा यंत्र लगता है, जिसे रहट कहा जाता था। रहट द्वारा सिंचाई होती थी। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। उसके अनुसार भारत के घोड़े अरब, भारत में घोड़े अरब, ईरान एवं कंबोज से आते थे। ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा व प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया। पहले इन सब की बात मैं आपको बता दूं। देखिए, धर्मसभा और महामोक्ष परिषद कहा जाता है कि कन्नौज में हर्षवर्धन के शासनकाल में जो कन्नौज की धर्मसभा हुई, वहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि ह्वेनसांग महायान बौद्ध धर्म को इम्पोर्टेंस देता था, और जब कन्नौज की धर्मसभा होती है तो वहाँ पर सभी धर्म के मानने वाले, सभी संप्रदाय के मानने वाले लोग आते हैं, जिसमें ह्वेनसांग को अध्यक्ष बनाया जाता है। और ह्वेनसांग बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बारे में बात करता है, जिस पर वहाँ पर अन्य धर्म के लोगों को काफ़ी नाराज़गी होती है। इवन कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोग और तकरीबन 500 ब्राह्मणों ने वहाँ पर तरह तरह के आतंक फैलाए, जिससे हर्षवर्धन ने उनको देश निकाला कर दिया। इसके अलावा अब बात देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है आपको कि हर्षवर्धन ने किसको देश निकाला किया। कुछ इतिहासकारों ने प्रश्न ये उठाया कि हर्षवर्धन ब्राह्मण धर्म का विरोधी हो गया था और जो है बौद्ध धर्म को एकदम आत्मसात कर लिया। बट यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हर्षवर्धन सिर्फ आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म को मतलब सपोर्ट नहीं किया, बल्कि ब्राह्मण धर्म और अन्य धर्मों को भी वो इज्जत दे रहा है। प्रत्येक 5वें वर्ष वह प्रयाग जाता है और प्रयाग की महामोक्ष परिषद, प्रयाग में एक जो माघ मेला होता है, वहां पर हर्ष पहुंचता है और वहां पर जो अपनी सब संपत्ति सब कुछ लुटा देता है वहां पर। और ह्वेनसांग इस बात का वर्णन करता है कि महामोक्ष परिषद में किस तरह से जो है हर्षवर्धन जो है वह दान देता है। तो यहां पर इस बात को भी आप देखेंगे, ह्वेनसांग की यात्रा विवरण से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इन बातों को आप यहां पर देखें। इसके अलावा ह्वेनसांग के बारे में एक दो बातें और हैं। इतिहास में ह्वेनसांग को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। आप देखेंगे, मैं यहां पर लेता हूं ह्वेनसांग के अन्य नाम। ह्वेनसांग के अन्य नाम, जिसके अंतर्गत इसे युआनचांग, पहला युआनचांग कहा जाता है। दूसरा शाक्य मुनि। कई बार ये प्रश्न बना है, शाक्य मुनि। तो हर्षवर्धन को ह्वेनसांग को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और तीसरा इसे किस नाम से अभिहित किया गया? तीसरा में यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। तो शाक्य मुनि, युआनचांग, यात्रियों का राजकुमार, इन सभी नामों से किसको अभिहित किया गया भाई? ये सभी नामों से जो है ह्वेनसांग को अभिहित किया गया। यह आपकी परीक्षा में कई बार ये प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को आप देखें, जो कि लगभग एग्जाम में हर्षवर्धन के शासनकाल और हर्षवर्धन से रिलेटेड यहाँ पर ये सारे प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा एक दो बातें और आपको देखने को मिलती है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में एक और चीनी यात्री आया था। आप में से कोई बता सकता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में एक और चीनी यात्री कौन आया था? हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन की बाद, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हर्षवर्धन की बाद एक चीनी यात्री और आया था। जी हाँ, हर्षवर्धन के बाद एक चीनी यात्री आया था, इत सिंह। वह भी हर्षवर्धन के बारे में, उसके साम्राज्य शासन प्रशासन के बारे में जो इससे पहले जो ग्रंथ हैं उसके आधार पर जो है उसने हर्षवर्धन के साम्राज्य की तारीफ की थी। तो यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर लीजिए, इत सिंह। ये तकरीबन 671 से 672 के बीच में आया था। तो हर्षवर्धन की बात, लेकिन वो हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में प्राप्त विवरणों के आधार पर अपनी बात को रखता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्धन वंश से हमारी 2 क्लासेस हुई हैं और इन 2 क्लासेस से निश्चित रूप से अगर आप इन सभी फैक्ट्स को याद करते हैं, दिमाग में बनाए रखते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद अब प्रश्न ये बनता है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो वर्धन वंश का जो अधिकार था कन्नौज पर, क्योंकि कन्नौज जो है आप देखेंगे कि वर्धन वंश के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत का केंद्र बिंदु था। कन्नौज को उसी प्रकार की महत्ता प्राप्त थी जैसे मगध साम्राज्य को महत्ता प्राप्त थी, पाटलिपुत्र को महत्ता प्राप्त थी, वैसे कन्नौज को आप देखेंगे वर्धन वंश के समय में। जब हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश का समापन हो जाता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तब कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई सारी शक्तियों का आक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है। कई सारी शक्तियां आक्रमण करें कि उससे पहले कन्नौज पर कहा जाता है कि 2 भाइयों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, इंद्रायुध और चक्रायुध। इंद्रायुध और चक्रायुध यानी कि हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर आयुध वंशी शासकों का नियंत्रण हो जाता है। अब ये आयुध वंशी शासक कहां के थे, कब इनका अभ्युदय हुआ, इनकी ओरिजिन कहां से थी, इन सब बातों को लेकर के इतिहास में पर्याप्त मतभेद है। और इन्हीं आयुध वंशी शासकों के समय में यानी कि चक्रायुध और इंद्रायुध के शासन काल में आप देखेंगे कन्नौज पर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इन शक्तियों की निगाह पड़ जाती है जो उस समय के राजपूत शासकों के रूप में जाने जाते हैं। जहां पर आप देखेंगे प्रतिहार वंश और पाल वंश पश्चिम और जो है पूर्वी भारत यानी उत्तर भारत के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से से अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए कन्नौज पर आगे बढ़ रहे थे, वहीं दक्षिण से राष्ट्रकूट शासकों का जो कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आगे बढ़ना होता है। और इन्हीं शक्तियों के मध्य एक युद्ध होता है इतिहास में जिसको त्रिकोणात्मक संघर्ष, ट्रायंगुलर वॉर के रूप में जानते हैं। और उसी त्रिकोणात्मक संघर्ष से आप देखेंगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। उसी समय के आसपास आप देखेंगे कि एक और कहानी बनती है हिंदुस्तान में इस्लाम का आगमन। तो कई सारी बातें होंगी, अब लोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि त्रिकोणात्मक संघर्ष पर हम बात तब करेंगे जब प्राचीन इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण सेगमेंट पर अपनी बात पूरी कर लेंगे। अभी हम लोगों को दक्षिण भारत की क्लास कंप्लीट करनी है, जैसे हम लोग साउथ इंडिया में संगम काल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद संगम काल के दौरान चेर चोल पांडे इनके बारे में बात करेंगे और फिर अन्य राजवंशों के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग मैक्सिमम 3 से 4 क्लासेस 5 क्लासेस और हैं जिसमें अपनी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास कंप्लीट हो जाएगी और टेस्ट भी अब लगातार आपके बीच में होता रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़े हुए हैं सब टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करें, खूब मेहनत करिए, अच्छे से बढ़िए। यहाँ पर जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलना है वो आपको मैं दे रहा हूँ और खुद भी आप मेहनत करते हुए आगे बढ़िए। इसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।